हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है अभी चल रहा है, तो उसमें जो है कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी को एनालिसिस करके मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉप 80 जीके जीएस के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जिसमें आपके एमपी जीके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एमपी जीके से जो है क्वेश्चंस आपके 8 से 10 क्वेश्चंस जो है एमपी जीके से ही पूछे जा रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश जो है जनरल नॉलेज से पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। साथियों देखिए, यह जो आपके रायसेन में स्थित है। रायसेन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या है अगला प्रश्न। देखिए, यह जो है भीमबेटका गुफाएं किस जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित हैं। देखिए क्या है प्रश्न कि भीमबेटका गुफाएं जो है किस वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका को जो है भीमबेटका को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था। साथियों देखिए, यह जो घोषित किया गया था सन 2003 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर सन 2003 दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में जो है ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भीमबेटका पुरातात्विक स्थल की खोज किस वर्ष की गई थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 1957 से 58 के बीच में की गई थी। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की खोज का श्रेय जो है किस पुरातत्ववेत्ता को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वी.एस. वाकरणकर को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, यह जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यह हो जाएंगे आपके पंडित रविशंकर शुक्ला। कौन हो जाएंगे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कब जो है पदभार ग्रहण किया। तो साथियों देखिए, ये जो कब पदभार ग्रहण किया, साथियों देखिए, इन्होंने जो है 1 नवंबर 1956 को ये जो है पदभार ग्रहण किए थे, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1 नवंबर 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह दूधराज है। दूधराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न, यह जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी दूधराज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों देखिए, इसे जो है अन्य हम लोग जानते हैं, यह जो है शाह बुलबुल के नाम से। शाह बुलबुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दूधराज यानी कि राजकीय पक्षी जो है दूधराज का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि टर्सिफोन फेराडिसी। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं उससे संबंधित क्वेश्चन इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में वो पूछा जा चुका है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। तो साथियों देखिए, मध्य प्रदेश के जो है यह होशंगाबाद जो है स्थान है एक, वहीं पर हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी आपका होशंगाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है यह मध्य प्रदेश का
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, या जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर पर दिया गया है डी, यानी कि या जो है छिंदवाड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है मध्य प्रदेश का, यह जो है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला किस जो है पर्वतमाला में स्थित है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सतपुंडा पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? या देखिए यह जो क्षेत्रफल के अनुसार जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि निवाड़ी। निवाड़ी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको इसमें से कई क्वेश्चन याद हो तो उसको जो है कमेंट में बताते हुए चलिएगा, क्योंकि ऐसे जो आपको जो है प्रैक्टिस होता है तो आप उस क्वेश्चन को भूलते नहीं हैं। कमेंट में एक बार लिखते हुए चलिएगा जो भी क्वेश्चन आपको याद हो। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निवाड़ी जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? साथियों देखिए निवाड़ी जिले का गठन जो है यह सन 2018 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सन 2018 में। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि निवाड़ी जिला किस पुराने जिले से अलग होकर के एक नया जिला बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है टीकमगढ़ जिला है, वहीं से अलग होकर के यह एक अलग जिला बना था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, याद रखिएगा, टीकमगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? साथियों देखिए मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सुश्री उमा भारती। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दी गई है, जो कि राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यह जो है सुश्री उमा भारती किस राजनीतिक दल से संबंधित थी? तो साथियों देखिए यह जो संबंधित थी भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि बीजेपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से। देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सुश्री उमा जो है यह भारती ने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? जो क्या है इनका प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। ये जो सुश्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में जो है यह कब शपथ ली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 8 दिसंबर सन 2003 में। कब ली थी? तो 8 दिसंबर सन 2003 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री उमा भारती का कार्यकाल कब तक रहा? तो साथियों देखिए इनका कार्यकाल जो था यह इनका कार्यकाल सन 2003 से लेकर के अगस्त 2004 तक ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है यह साथियों है आपका बारहसिंघा। यह जो है बारहसिंघा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। सारे ही प्रश्न मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राजकीय पशु जो है यह बारहसिंघा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दलदली हिरण के नाम से। ये जो दलदली हिरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साथियों देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बरगद। यह जो बरगद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि राजकीय वृक्ष बरगद का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको सामने जो है साझा कर रहा हूं, तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए राजकीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जो है फाइकस बेंगालेनिसिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। और मैं आपको एक इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये जो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हमारे अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है यह जो बरगद को जो है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष किस वर्ष घोषित किया गया था?
साथियों देखिए यह जो घोषित किया गया था 1981 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 1981 में किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय फूल जो है यह सफेद लिली है। सफेद लिली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि राजकीय फूल सफेद लिली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मेडोना लिली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का सी आपका मेडोना लिली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम क्या है। साथियों देखिए सफेद लिली का जो वैज्ञानिक नाम है या जो लिलियम कैडिडम नाम है, इसका क्या नाम है, लिलियम कैडिडम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। साथियों देखिए इनका जो है जन्म मध्य प्रदेश के जो है बेहट नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी बेहट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि तानसेन का जन्म लगभग किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन का जन्म जो है लगभग 1506 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 1506 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के या जो है नवरत्नों में से एक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का डी अकबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि तानसेन के गुरु कौन थे। साथियों देखिए तानसेन के गुरु जो थे या स्वामी हरिदास थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। ये जो है स्वामी हरिदास आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। तो साथियों देखिए इनका जन्म जो है यह मध्य प्रदेश के मंडला नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी मंडला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्थित है। तो साथियों देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के यह जो है बालाघाटा और मंडल और जो है डिडोरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर जो दिया गया 3 स्थान यहीं पर जो है यह इन्हीं जिलों में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है यह किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1955 में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का सी 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। साथियों देखिए यह जो घोषित किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर का सी 1973 में साथियों घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध साहित्यकार यह जो माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। साथियों देखिए इनका जन्म जो हुआ था यह जो है मध्य प्रदेश के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। बाबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों देखिए यह जो स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि खंडवा जिले में स्थित है। यह जो है खंडवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच किस द्वीप पर स्थित है। देखिए ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के जो है यह साथियों नर्मदा नदी के यह जो है मंधाता एवं शिवपुरी द्वीप में पर जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था।
साथियों इसका पुराना नाम जो था यह जो है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है शिवपुरी राष्ट्रीय जो उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो साथियों देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। कब की गई थी? तो 1956 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो है 30 तारीख का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें एग्जाम में आपके पूरे 8 से 10 क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के पूछे गए थे, यानी कि आपके एमपी जीके से पूछे गए थे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके माधव राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था। साथियों देखिए इसका नाम बदल के माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किया गया था आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1958 में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1958 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। साथियों पूरे भारत देश की बात की जा रही है, यहाँ पर जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। आपका ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो साथियों देखिए इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1936 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक या जो है सावित्री बाई फुले का जन्म कहाँ पर हुआ था। साथियों देखिए सावित्री बाई फुले का जन्म जो है यह हुआ था, यह जो है नायगांव में हुआ था, जो कि नायगांव सतारा में महाराष्ट्र में है। नायगांव जो है गांव का नाम है, सतारा एक जिला का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सावित्री बाई फुले का जन्म जो है किस तिथि को हुआ था। देखिए सावित्री बाई फुले का जन्म जो है साथियों यह हुआ था ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 3 जनवरी 1831 को। 3 जनवरी 1831 को हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को देखिए, यह जो अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका और एक प्रमुख समाज सुधारक कौन थी। तो साथियों देखिए भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में और एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में जो है यह जानी जाती है आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि सावित्री बाई फुले। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सावित्री बाई फुले, ऑप्शन नंबर डी पर दी गई हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ देखिए क्या है प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों देखिए यह जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए जो है जाना जाता है। साथियों देखिए मुख्य रूप से यह जो है जाना जाता है रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए। ऑप्शन नंबर का डी, रॉयल बंगाल जो है बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। साथियों देखिए इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 1968 में घोषित किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा 1968 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व यह कब घोषित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। कब घोषित किया गया था? तो साथियों 1993 में यह घोषित किया गया था, याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए यह स्थित है केरल में। केरल जो है आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा केरल में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है। देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का, यह जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यानी कि झारखंड में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि झारखंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध साहित्यकार जो है यह गजानन माधव या जो है मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। साथियों देखिए, मध्य प्रदेश के इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर के जो है स्थान पर हुआ था, श्योपुर नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया श्योपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य ही आएगा, इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। देखिए सांची का स्तूप से क्वेश्चन जो है एक आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देखिए सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है रायसेन में। रायसेन एक जिले का नाम है मध्य प्रदेश का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यह जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यह जो प्रसिद्ध विकेट कीपर बल्लेबाज जो है नमन ओझा का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है। तो साथियों देखिए, नमन ओझा का संबंध जो है यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं इसमें से आपके जो है लगभग 40 से 50% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और से, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। और इसके प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं इसका फ्री में PDF प्रोवाइड कराऊंगा। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।